हम सब ने त्योहारों के वो आकर्षक विज्ञापन देखे हैं, राइट? एक बड़ी सी चमकती हुई डाइनिंग टेबल और ऐसी परफेक्ट लाइटिंग जो सीधा किसी फिल्म के सेट से आई लगती है, और टेबल के चारों तरफ बैठे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक ऐसी बड़ी सी मुस्कान जो मानो किसी ने सुपर ग्लू से चिपका दियो। हाँ, एग्जैक्टली, सुपर ग्लू वाली मुस्कान। सब कुछ एकदम शांत, सुरक्षित और खुशनुमा लगता है। मतलब कोई किसी से बहस नहीं कर रहा, कोई थका हुआ नहीं लग रहा। राइट, और उस पूरे दृश्य को और भी ज्यादा आदर्श बनाने के लिए ना बैकग्राउंड में कोई बहुत ही सुकून देने वाला संगीत बज रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे खुशी एक बहुत ही नेचुरल और बिना मेहनत के मिलने वाली चीज है। जैसे खुश होना एक डिफॉल्ट सेटिंग हो। एकदम सही कहा आपने। लेकिन जब हम इस टीवी स्क्रीन से बाहर निकलकर असली जिंदगी में आते हैं तो रियलिटी बिल्कुल इसके उलट होती है। त्योहार का दिन दरअसल कैसा दिखता है हम सब जानते हैं। रसोई में धुआं उठ रहा है, खाना जलने की महक। बिल्कुल, और कोई पुराना रिश्तेदार एक ऐसी राजनीतिक बहस छेड़ चुका है जिसका कोई अंत ही नहीं है। बैंक अकाउंट का बैलेंस देखकर अंदर ही अंदर पसीने छूट रहे हैं, और आराम करने का तो जैसे पूरे दिन में एक पल भी नहीं मिलता। ये वो छुट्टियां हैं जो हम एक्चुअली जीते हैं, और यही वो फर्क है उस टीवी की चमकती हुई दुनिया और रसोई के धुएं के बीच का फर्क, जो एक बहुत ही आम पर छुपे हुए मनोवैज्ञानिक दर्द को जन्म देता है। वैसे देखा जाए तो ये जो फर्क है ना, यही दरअसल तनाव का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। हमारे दिमाग में एक छवि पहले से तय कर दी गई है कि त्योहार का मतलब क्या होना चाहिए। इंसान उस परफेक्ट विज्ञापन को अपनी जिंदगी में जीने की लगातार कोशिश करता है, जो कि नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है। और जब वो रियलिटी उस एक्सपेक्टेशन से नहीं मिलती ना, तो एक अजीब सा असंतोष पैदा होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस स्थिति में लोग सोचते हैं कि शायद उनमें ही कोई कमी है। वो इस असंतोष को अपनी खुद की नाकामी मान बैठते हैं। सही बात है, और इसी विषय की गहरी चर्चा करना इसीलिए इतना जरूरी है। हमारे पास आज के इस डीप डाइव के लिए एक बेहद दिलचस्प सोर्स है, एक रिसर्च पीस जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ हॉलिडे डिस्कंटेंट। इस सोर्स के अंदर एक ऐसी लाइन है जिसने पूरी तरह से मेरा नजरिया बदल दिया। लाइन कुछ इस तरह है, Why you hate holidays? It's not because you're a Grinch. ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। हाँ, यानी कुछ लोगों को त्योहारों से नफरत क्यों होती है, और इसका कारण ये बिल्कुल नहीं है कि वो कोई ग्रिंच या त्योहार विरोधी शख्सियत है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जरूर। ये छोटी सी लाइन सच में अपने आप में एक पूरा मनोवैज्ञानिक नजरिया पेश करती है। इस रिसर्च का मकसद किसी की नकारात्मक भावनाओं को नीचा दिखाना या उन्हें सामाजिक तौर पर गलत साबित करना नहीं है, बल्कि इसका पूरा फोकस उन भावनाओं को मनोवैज्ञानिक आधार पर मान्यता देने पर है जिन्हें लोग अक्सर अपने अंदर दबा लेते हैं। क्योंकि समाज तो यही कहता है ना कि त्योहार के दिन तो सिर्फ खुश होना चाहिए। एग्जैक्टली। समाज लगातार ये संदेश देता है। इस दबाव में आकर लोग अपने सच्चे दर्द को भी महसूस करने से डरते हैं। सोर्स इसी डर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मुझे यहाँ सोर्स का एक खास शब्द चुनाव बहुत चुभ रहा है एक्चुअली। मैं सोच रही थी कि सोर्स ने इस स्थिति को समझाने के लिए स्ट्रेस यानी तनाव जैसे आम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डिसकंटेंट यानी असंतोष शब्द चुना है। तो इसका मतलब डिसकंटेंट एक लंबी बीमारी जैसा है, और स्ट्रेस सिर्फ एक चोट लगने जैसा, एक अचानक होता है और दूसरा धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोर्स ने डिसकंटेंट शब्द को किसी आम थकान की तरह पेश नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है। देखो, मनोविज्ञान में तनाव या स्ट्रेस एक तात्कालिक प्रतिक्रिया यानी अक्यूट रिएक्शन है। जैसे अवन में रखा खाना जल रहा है तो तुरंत तनाव होगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, राइट? हाँ, लेकिन डिसकंटेंट एक गहरी लंबे समय तक चलने वाली भावना है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान का दिमाग लगातार एक विरोधाभास झेल रहा होता है। इस विरोधाभास को ना मैं एक एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे सोर्स ने भी इशारा किया है, छुट्टियों की उम्मीद बिल्कुल किसी ऐसी नई और बड़ी मूवी के ट्रेलर जैसी होती है, जो बहुत शानदार और चमकदार लगता है, लेकिन जब पूरी मूवी अकेले में देखते हैं तो वो थका देने वाली और असंतोषजनक होती है। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ट्रेलर सिर्फ बेस्ट पार्ट्स दिखाता है। हाँ, और अगर मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊं तो मुझे कुछ इस तरह लग रहा है जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो पर हैंड ब्रेक लगाकर। एक तरफ बाहरी दुनिया, त्योहार का माहौल, पारिवारिक रिवाज, ये सब गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा रहे हैं,
कि भाई खुश रहो, एनर्जी दिखाओ, सेलिब्रेट करो। राइट, सेलिब्रेट करो। लेकिन इंसान की अंदरूनी स्थिति, उसकी थकान, आर्थिक परेशानी या मानसिक स्थिति दिमाग का हैंड ब्रेक खींच कर बैठी है। अब गाड़ी किसी तरह आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उस रगड़ और फ्रिक्शन की वजह से अंदर ही अंदर इंजन पूरी तरह से जल रहा है। ये जो इंजन का लगातार जलना और घिसना, क्या यही दरअसल डिस्कंटेंट है? बिल्कुल। ये हैंड ब्रेक वाली एनालॉजी पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक स्थिति पर बैठती है। उस रगड़ या फ्रिक्शन को मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस और इमोशनल लेबर के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है। इंसान का दिमाग एक ऐसी उम्मीद और ऐसी सच्चाई के बीच फंसा होता है जो आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती। यानी दिमाग कुछ और चाहता है और रियलिटी कुछ और है। सही कहा। दिमाग कहता है कि ये त्योहार का दिन है, पुरानी परंपराएं हैं, खुशी महसूस होनी चाहिए, परंतु वही इंसान का शरीर और असली मानसिक स्थिति चीख रही होती है कि मैं थक चुका हूँ, पिछले 3 दिन से लगातार काम चल रहा है, मेहमानों के लिए खाना बन रहा है, आधी रात को गिफ्ट्स रैप किए जा रहे हैं और अब इस शोर में और नहीं रहा जा सकता। उफ, सच में ये सुनकर ही मुझे थकान महसूस हो रही है। तो इस टकराव का दिमाग पर असर क्या होता है? क्योंकि सिर्फ थकान तो एक रात की नींद से ठीक हो जाती है ना? हाँ, थकान ठीक हो जाती है, लेकिन जब दिमाग इस विरोधाभास से गुजरता है तो वो एक बहुत ही भारी कीमत चुकाता है, जिसे मनोविज्ञान में एलोस्टैटिक लोड कहा जाता है। ये दिमाग और शरीर पर आने वाला वो बोझ है जो लगातार तनाव झेलने से पैदा होता है। एलोस्टैटिक लोड, अच्छा। हाँ, त्योहारों के दौरान जब एक इंसान लगातार खुश दिखने का नाटक करता है तो उसके दिमाग को दुगनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। एक हिस्सा उसकी असली थकान और चिड़चिड़ापन को दबाने में लगता है और दूसरा हिस्सा उस सुपर ग्लू वाली मुस्कान को चेहरे पर बनाए रखने में। इस लगातार चलने वाले मानसिक श्रम या इमोशनल लेबर की वजह से इंसान पूरी तरह निचुड़ जाता है। ओह वाओ, ये कोई आम थकान नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सिस्टम फेलियर की तरह है जहां दिमाग समझ नहीं पाता कि वो खुश क्यों नहीं है, जबकि उसे खुश होना चाहिए था। ये तो बात हुई दिमाग के अंदर चलने वाले टकराव की, लेकिन अगर हम बाहरी कारणों पर ध्यान दें, जैसे पारिवारिक गतिशीलता या फैमिली डायनामिक्स, हम देखते हैं कि साल भर जो इंसान अपने दफ्तर में या अपने दोस्तों के बीच बहुत शांत और सुलझा हुआ रहता है, वो त्योहारों के दिन अपने परिवार के बीच आते ही अचानक बहुत चिड़चिड़ा और असंतुष्ट हो जाता है। ऐसा क्या होता है इन पारिवारिक जमावड़ों में? इसको समझने के लिए हमें मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट को देखना होगा, जिसे रिग्रेशन कहते हैं। दरअसल छुट्टियों या त्योहारों का आमतौर पर मतलब होता है अपने मूल परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली के बीच वापस लौटना। एक अडल्ट जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, अपने फैसले खुद लेता है, जो अपनी लाइफ खुद चला रहा है। राइट। वो जैसे ही अपने उस बचपन वाले घर में कदम रखता है या उन्हीं रिश्तेदारों से मिलता है जिनके साथ वो बड़ा हुआ था, उसका दिमाग अनजाने में ही वापस उसी मूल अवस्था में चला जाता है। वेट, यानी एक 40 साल का आत्मनिर्भर इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से वापस 15 साल का बन जाता है। ठीक वही। दिमाग उन पुराने पैटर्न्स को दोबारा जीवित कर देता है। अगर बचपन में किसी की परिवार में आवाज नहीं सुनी जाती थी या उसे हमेशा शांत रहने वाला बच्चा माना जाता था, तो बड़ा होने के बाद भी वहां उसे वही किरदार निभाना पड़ता है। ओ बाप रे, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। हर इंसान के लिए बेहद थका देने वाली स्थिति होती है। ऊपर से त्योहारों के नाम पर उन लोगों के साथ एक ही कमरे में घंटों तक बंद रहना पड़ता है जिनसे वैसे शायद कभी विचार न मिलते हों। ये जबरदस्ती की नजदीकी एक अजीब सा असुरक्षा का एहसास पैदा करती है और यही एहसास उस डिस्कंटेंट को और हवा देता है। तो यहाँ ना मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। सॉस का टाइटल कहता है व्हाई यू हेट हॉलिडेज। 1 मिनट के लिए इस हार्श शब्द हेट पर बात करते हैं। क्या नफरत या हेट शब्द का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? कैसे? मेरा मतलब है, एक है थकान होना और एक है किसी परंपरा से सीधे नफरत करना। और सच में क्या कुछ लोग शुरू से ही ऐसे नहीं होते, जिनकी फितरत ही हर अच्छी चीज में कमी निकालना होती है? समाज जिसे ग्रिंच कहता है, शायद वो सच में थोड़े नकारात्मक लोग होते हो। क्या हम साइकोलॉजी का नाम देकर किसी के असभ्य या बुरे व्यवहार को एक फ्री पास या छूट नहीं दे रहे? इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि हम व्यवहार और उस व्यवहार के पीछे के कारण को आपस में कैसे अलग करते हैं। ये मनोविज्ञान की सबसे मूल बहस है।
देखिए, सोर्स ने उस सख्त शब्द हेट के ठीक बाद ब्रैकेट्स में एक बेहद जरूरी और बड़ी बात लिखी है। इट्स नॉट बिकॉज यूर अ ग्रिंच। हाँ, वो ब्रैकेट वाली बात। ये ब्रैकेट वाला हिस्सा दरअसल इंसान के कंधों से एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ उतारने का काम कर रहा है। उस बोझ को थोड़ा और खोलते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ? जब समाज किसी को ग्रिंच कहता है तो असल में क्या हो रहा होता है? समाज उस इंसान की मानसिक स्थिति का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि सीधा उसकी शख्सियत, उसके कैरेक्टर पर हमला करता है। ग्रिंच कहने का मतलब है ये मान लेना कि उस व्यक्ति के अंदर खुशी महसूस करने की क्षमता ही नहीं है, या वो आंतरिक रूप से ही बुरा है, जैसे कि उसमें ही कोई डिफेक्ट है। एग्जैक्टली। लेकिन सोर्स इस बात को पूरी तरह से नकार रहा है। सोर्स व्यक्ति को आंतरिक तौर पर दोष मुक्त करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि त्योहारों के खिलाफ चिढ़ या नकारात्मकता महसूस करना किसी खराब शख्सियत की निशानी नहीं है। ये इस बात का सबूत नहीं है कि कोई इंसान प्यार करने के लायक नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर वो इंसान अंदर से बुरा नहीं है, तो वो इतना चिड़चिड़ा क्यों है? उस हेट का आखिर स्रोत क्या है? वो नफरत त्योहार से नहीं है। लोग अपनों के साथ मुस्कुराने या अच्छा खाना खाने से नफरत नहीं करते। लोग उस अपेक्षा से नफरत करते हैं जहां उन्हें बताया जाता है कि उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए। फॉर्स्ड चीयर। हाँ, जब किसी त्योहार की चमक दमक इंसान की आर्थिक स्थिति, उसके समय और उसकी मानसिक शांति का शोषण करने लगती है ना, तो उसका दिमाग अपने बचाव में एक बाउंड्री बनाता है। ये चिड़चिड़ापन, ये डिस्कंटेंट एक डिफेंसिव रिएक्शन है। दिमाग कह रहा है कि भाई मेरे पास अब और ऊर्जा नहीं है इस खुशी का नाटक करने की। राइट। तो जब समाज किसी थके हुए, अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके इंसान को ग्रिंच का लेबल देकर खारिज कर देता है, तो वो इंसान और भी ज्यादा अकेला और चिढ़ा हुआ महसूस करता है। ये सच में एक बहुत ही गहरा नजरिया है। अगर हम इसको समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के नजरिए से देखें, तो ये ग्रिंच का लेबल अपने आप में समाज का एक हथियार लगता है। एक ऐसा हथियार जो उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है जो उस आदर्श विज्ञापन वाले दृश्य में फिट नहीं बैठते। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मेरा मतलब है यही इस लेबल का असली काम है। समाज को परंपराएं बनाए रखने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा बर्ताव चाहिए होता है। जब ढेर सारे लोग मिलकर एक छवि बना रहे होते हैं कि हम सब कितने खुश हैं, और अचानक वहां कोई एक व्यक्ति आता है जो कहता है मैं थक गया हूं, मुझे इस शोर से दूर जाना है, तो वो व्यक्ति उन बाकी सबकी उस झूठी छवि के लिए एक खतरा बन जाता है, क्योंकि वो रियलिटी दिखा रहा है। सही कहा। बाकी लोगों को उस थके हुए व्यक्ति में अपना ही वो डूबा हुआ दर्द दिखने लगता है जिसे वो खुद दबा कर बैठे हैं। तो अपना खुद का टकराव ना देखना पड़े, इसीलिए उस इंसान को ग्रिंच कर विलन बना दो। कितना आसान है ना, एक कार्टून कैरेक्टर का नाम दे दो और अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से बचा लो। यही तो, एक लेबल चिपका देने से बाकी लोगों को उस इंसान के असली तनाव, उसकी थकान या आर्थिक उलझनों से डील करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता कि शायद उनकी बनाई हुई परंपरा ही टॉक्सिक है। वो सारा दोष उस व्यक्ति पर डाल देते हैं और अपनी परफेक्ट दुनिया का इल्यूजन बचाए रखते हैं। इसीलिए सोर्स का ये कहना कि इट्स नॉट बिकॉज यूर अ ग्रिंच इतना क्रांतिकारी है। ये उस पूरे सामाजिक दबाव को चुनौती देता है और इंसान को उसकी अपनी भावनाओं पर अधिकार वापस लौटाता है। ये चर्चा वाकई इस बात को साफ करती है कि क्यों लोग हर साल इस एक ही चक्र में फंसते हैं और खुद से ही परेशान होते रहते हैं। ये उम्मीद कि हमें हर वक्त मूवी के ट्रेलर जैसा उत्साह महसूस करना चाहिए, हमें पूरी फिल्म देखने और उसकी लंबाई और थकान को स्वीकार करने से रोकती है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी बात का आखिर निष्कर्ष क्या है? चलिए, तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज के इस डीप डाइव के सबसे जरूरी पहलुओं को समेटे, तो वो बड़ा संदर्भ क्या निकल कर आता है और लोग अपना स्ट्रेस कम कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति सहानुभूति से जुड़ा है। जब कोई इंसान आने वाले त्योहारों में एक अजीब सी उलझन, तनाव या डिस्कंटेंट महसूस करता है, तो उसके दिमाग का डिफॉल्ट मोड होता है खुद को दोष देना। इंसान खुद से पूछता है कि सब इतने खुश हैं, तो मैं क्यों नहीं हूं? क्या मेरे अंदर ही खुशी की कमी है? हाँ, हम हमेशा खुद पर ही उंगली उठाते हैं। राइट। लेकिन इस सोर्स ने हमें जो मनोवैज्ञानिक चश्मा दिया है, उसके मुताबिक अब हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी भावनाएं पूरी तरह से तर्कसंगत और नेचुरल हैं। अगर एक्शनेबल टिप्स की बात करें, तो पहला कदम यही है कि परफेक्शन की उम्मीद छोड़ दें। जरूरी नहीं है कि टेबल पर 20 तरह के पकवान हो। अगर थकान हो रही है, तो 15 मिनट बाहर टहलाने में कोई बुराई नहीं है। अपनी बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। यानी ये खुद को बीमार समझने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि एक बीमार सिस्टम पर
दिमाग की एक हेल्दी प्रतिक्रिया है। ठीक इसी तरह जब एक्सपेक्टेशंस आसमान छू रही होंगी और यथार्थ या रियलिटी जमीन पर ढेर सारे समझौते मांग रही होगी, तो टकराव आएगा ही। और उस टकराव के नतीजे में असंतोष पैदा होना एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। दोष उस इंसान में नहीं है जो थक गया है, दोष उस अपेक्षा में है जो लगातार उस इंसान से ऊर्जा मांग रही है। सही बात है। जब लोग अपने आप को ग्रिंच जैसी नकारात्मक शख्सियत समझना बंद कर देंगे, तब जाकर वो अपने असल दर्द, अपने ऑलोस्टैटिक लोड और कॉग्निटिव डिसोनेंस को बिना किसी गिल्ट के स्वीकार कर पाएंगे। और यही स्वीकृति उन्हें मानसिक शांति की तरफ ले जाएगी। ये सच में बहुत आजाद करने वाली बात है। ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग पर रखा एक बहुत बड़ा सामाजिक वजन अचानक हट गया हो। ये मान्यता कि अगर शोर शराबे और भीड़ में खुशी महसूस नहीं हो रही तो वो पूरी तरह से ठीक है, अपने आप में एक बड़ी जीत है। एकदम सच। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे जहन में एक बहुत ही चुभने वाला और शांति भंग करने वाला सवाल आ रहा है। हमने बात की फोर्स्ड चेयर की, उस सामाजिक दबाव की जो इंसान को मुस्कुराने पर मजबूर करता है। तो जरा इस पर ध्यान दीजिए। अगर कल सुबह ये पूरा समाज, ये परफेक्ट टेबल चमकाने वाली विज्ञापन कंपनियां और हमारी पुरानी सदियों से चली आ रही परंपराएं अचानक से ये हमेशा खुश रहने का भारी दबाव बनाना पूरी तरह बंद कर दें, अगर त्योहारों के दिन किसी आम दिन की तरह थोड़े बिखरे हुए, थोड़े परेशान और पूरी तरह से साधारण होना स्वीकार कर लिया जाए, तो क्या त्योहारों से जुड़ी ये नफरत और ये असंतोष का मनोविज्ञान अपने आप ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अगर उम्मीद ही जीरो कर दी जाए तो क्या वो डिस्कंटेंट बचेगा या इंसान आखिरकार सच्ची खुशी ढूंढ लेगा? ये तो सच में बहुत बड़ा सवाल है ना? बहुत ही गहरा सवाल है। सुनने वालों जरूर सोचिएगा इस पर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।